Hello everyone, this is Kamalkant welcoming you all at iStudy online platform. So students, लास्ट टाइम हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे वो था आपके पास उष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स 1, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर इसके बेसिक इंट्रोडक्शन और इसके अंदर यूज़ होने वाली अलग अलग टर्म, अलग अलग पदों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने बात की कि आपके पास उष्मागतिकी की सीमाएं क्या क्या होंगी, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होंगी, और उसके साथ साथ उसमें यूज़ होने वाली अलग अलग तरह की टर्म्स या अलग अलग तरह के पदों के बारे में बात की, जहाँ पे हमारे पास मेन तौर पे दो तरह के आपके पास पद थे। एक आपके पास था तंत्र और दूसरा आपके पास था पारिपार्श्विक। जिसे हम लोग नॉर्मली क्या बोल देते हैं, तंत्र को क्या बोला जाता है आपके पास सिस्टम, और आपके पास पारिपार्श्विक को नॉर्मली क्या बोल दिया जाता है सराउंडिंग्स। क्लियर। इन दोनों चीज़ों की डेफिनेशन करने के बाद फिर हम लोग आए थे आपके पास विभिन्न प्रकार के तंत्र, तंत्र के प्रकार, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी आपके पास टोटल 5 तरह के तंत्र होंगे। सबसे पहला आपके पास कौन सा था, दैट इज खुला तंत्र, जिसे हमने दूसरा नाम क्या दिया था आपके पास ओपन सिस्टम। सेकंड आपके पास कौन सा था, दैट इज बंद तंत्र, इसको हमने क्या नाम दिया था क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड आपके पास था विलगित तंत्र, इसे हम लोग क्या नाम देते थे आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास जो था फोर्थ टाइप का वो क्या था, दैट इज समांगी तंत्र, जिसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते थे होमोजीनियस सिस्टम। और लास्ट जो आपके पास तंत्र का प्रकार था वो क्या था विषमांगी तंत्र, दैट इज हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यहाँ तक आपके पास पढ़ा था अलग अलग प्रकार के तंत्र और उनकी डेफिनेशंस के बारे में कि आपके पास ये होते क्या हैं। क्लियर। तो अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे आपके पास थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी के अंदर, दैट इज योर उष्मागतिकी साम्य। तो हम लोग इसे क्लियर करते हैं और फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि उष्मागतिकी में किस किस तरह के साम्य जो है वो उपस्थित होते हैं, या थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास किस किस तरह के इक्विलिब्रियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो हम लोगों ने इसकी हेडिंग बनाई, द हेडिंग इज उष्मागतिकी साम्य। उष्मागतिकी साम्य, जिसे हम लोग नॉर्मली क्या लिख देंगे आपके पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कि थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास किस किस तरह के इक्विलिब्रियम या साम्य जो है वो उपस्थित होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मेनली क्या बात करते हैं कि उष्मागतिकी में मेन 3 तरह के साम्य आपके पास उपस्थित होंगे। पहले का नाम आपके पास क्या है, तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकंड आपके पास है सेकंड आपके पास प्रेजेंट है, दैट इज
रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम। और जो थर्ड टाइप आपके पास प्रेजेंट है वो कौन सी है? दैट इज यांत्रिक साम्य, यांत्रिक साम्य या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो देखिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों साम्यों को या इक्विलिब्रियम को क्या करना है आपके पास डिफाइन, कि ये एक्चुअली में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोला कि तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब आपके पास क्या होता है कि यदि कोई तंत्र में, यदि तंत्र के किसी भी भाग का, यदि तंत्र के किसी भी भाग का ताप में समय के साथ परिवर्तन नहीं आता है तो उस तंत्र को तापीय साम्य में कहा जाता है, तापीय साम्य में कहा जाता है। मान लो आपके पास मैंने क्या किया, एक सिस्टम लिया, आपके पास मैंने एक सिस्टम या एक तंत्र लिया और उसके बाहर के सारे एरिया को आप लोग क्या नाम दे देते थे? पारिपार्श्विक या सराउंडिंग्स। क्लियर? अब मान लो आपके पास जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो क्या है? कम है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब सिस्टम जो है वो अपना टेम्परेचर जो है वो किसको देना शुरू कर देगा? सराउंडिंग को। और धीरे धीरे सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और दोनों का टेम्परेचर जिस टाइम के ऊपर बराबर हुआ वहाँ पर हम उस वक्त क्या बोलेंगे कि वो तंत्र जो है वो पारिपार्श्विक या वो सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ किस में आ गया है? तापीय साम्यावस्था के अंदर प्रस्तुत हो गए। क्लियर? इस तरह से हम क्या बोलते हैं? तापीय साम्य। क्लियर? इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं रासायनिक साम्य के बारे में, तो रासायनिक साम्य के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि यदि समय के साथ तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रावस्थाओं के संघटन में यदि कोई अंतर नहीं आता है तो उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक साम्य। क्लियर? तो हम लोग इसे कैसे डिफाइन करते हैं? यदि समय के साथ तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रावस्थाओं, तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रावस्थाओं के संघटन में यदि कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उस तंत्र को रासायनिक साम्यावस्था में कहा जाता है। तो उस तंत्र को रासायनिक साम्यावस्था में कहा जाता है।
क्लियर कि आपके पास हमने सिंपली क्या बोला कि आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर अलग अलग तरह के फेसेस जो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर उन फेसेस के संगठन मतलब उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, अगर उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो उस तंत्र को क्या बोला जाएगा कि वो रासायनिक साम्यावस्था में उपस्थित है। क्लियर, ओके चीज। और इसी तरह से यांत्रिक साम्य को अगर डिफाइन करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, यदि किसी तंत्र का एक भाग उसके दूसरे भाग पर किसी भी तरह का यांत्रिक कार्य नहीं करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो तंत्र आपके पास क्या है, यांत्रिक साम्यावस्था में। क्लियर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यदि तंत्र का एक भाग, यदि तंत्र का एक भाग तंत्र के दूसरे भाग पर किसी भी प्रकार का यांत्रिक कार्य, नहीं करता है तो उस तंत्र को यांत्रिक साम्यावस्था में कहा जाता है। यांत्रिक साम्यावस्था में कहा जाता है। क्लियर कि आपके पास सिस्टम का जो एक हिस्सा है वो उस सिस्टम के किसी दूसरे हिस्से पे अगर कार्य कर रहा है तो वो साम्यावस्था में नहीं है। अगर वो किसी दूसरे हिस्से पर कार्य नहीं कर रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो किस में है, यांत्रिक साम्यावस्था में उपस्थित है। क्लियर, तो आपके पास ऊष्मागतिकी साम्य को क्या किया जाता है, 3 पोर्शन में डिवाइड। द फर्स्ट इज तापीय साम्य, जिसमें आपके पास समय के साथ ताप में कहीं पर भी परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर, रासायनिक साम्य, जिसमें आपके पास समय के साथ तंत्र की विभिन्न व्यवस्थाओं के संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। और यांत्रिक साम्य, जिसके अंदर आपके पास तंत्र का एक भाग तंत्र के दूसरे भाग पर किसी भी प्रकार का यांत्रिक कार्य नहीं करते हैं। तो इन्हें आपके पास क्या बोला जाता है, ऊष्मागतिकी साम्य। क्लियर, अब इसी के अंदर देखो ये जो पोर्शन है इसी से रिलेटेड आपके पास अब नेक्स्ट पोर्शन है, दैट इज द तंत्र के गुण। तो तंत्रों के गुण के बारे में बात करते हैं, आपके पास क्या होंगे। एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तंत्र के गुण के बारे में आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि आपके पास तंत्र के विभिन्न प्रकार के गुण कौन से हैं, उन गुणों को परिभाषित करें और उन गुणों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्लियर, तो आपके पास क्या है, उन गुणों के बारे में आपको डिस्कशन करना है और उन गुणों के बारे में ये बताना है कि कौन से ऐसी क्वांटिटी हैं, कौन से ऐसे आपके पास पद हैं जो उन गुणों को व्याख्यान करते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले बोर्ड को क्लियर कर लें। तो आपके पास नेक्स्ट है तंत्र के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तो देखो तंत्र के जो गुण हैं उन्हें हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तंत्र के गुण जो है वो आपके पास क्या है, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, एक को नाम दिया जाता है मात्रात्मक गुण। द नंबर 1 इज मात्रात्मक गुण और दूसरा आपके पास है दैट इज मात्रा स्वतंत्र गुण। मात्रा स्वतंत्र गुण।
अगर इसे लिखे तो क्या लिखा जाता है? दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसे क्या नाम दिया जाता है आपके पास मात्रा स्वतंत्र को? दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मात्रा स्वतंत्र गुण और मात्रात्मक गुण। आपके पास अब हमें इन दो चीजों को डिफाइन करने हैं कि आपके पास ये होती क्या है। क्लियर? अगर सिंपल सी एक चीज देखो, यहाँ पे लिखा है मात्रात्मक और वहां लिखा है मात्रा स्वतंत्र, तो इसका मतलब एक ऐसी चीज जो मात्रा पर निर्भर करेगी, जो मात्रा पर निर्भर करेगा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? आपके पास मात्रात्मक गुण। और ऐसी चीज जो मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी, जो मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपके पास मात्रा स्वतंत्र गुण। क्लियर? तो आपके पास एक ऐसी चीज जो मात्रा पर निर्भर करेगी वो क्या है? मात्रात्मक गुण। और जो मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी उसे हम लोग क्या बोल देंगे? मात्रात्मक गुण। तो हम मात्रा स्वतंत्र गुण। अब आपके पास देखो सिंपल सी चीजें हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उन्हें मात्रात्मक गुण कहा जाता है। और वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं बल्कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपके पास मात्रा स्वतंत्र गुण। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या बोलेंगे? वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ अथवा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं को मात्रात्मक गुण कहा जाता है। क्लियर? और इसी तरह से इसे अगर डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे? वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ अथवा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करते हूँ अपितु पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हूँ, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हूँ, मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। क्लियर? कि आपके पास वो गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेंगे वो तो क्या है? मात्रात्मक गुण। और वे गुण जो पदार्थ अथवा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करते हों बल्कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हों,
उन्हें क्या बोलेंगे, मात्रा स्वतंत्र गुण। क्लियर, ओके ये चीज। और ये जो मात्रा स्वतंत्र गुण हैं इन्हें एक और नाम दिया जाता है, इन्हें बोला जाता है गहन गुण। इन्हें एक और नाम दिया जाता है, दैट इज गहन गुण। इन्हें गहन गुण के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब अगर यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मात्रात्मक गुणों में कौन से आ जाते हैं आपके पास, आयतन, द्रव्यमान, आयतन, द्रव्यमान, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या इत्यादि, अणुओं की संख्या इत्यादि। क्लियर। जबकि आपके पास मात्रा स्वतंत्र गुणों में कौन से आ जाते हैं, दैट इज ताप, ताप, दाब, घनत्व, घनत्व, इत्यादि। क्लियर। अब देखो इस चीज को हम लोग यहाँ पे अप्रूव करके दिखाते हैं कि आपके पास कैसे जो ये आयतन या वॉल्यूम जो है वो तो एक मात्रात्मक गुण है, जबकि ताप जो है वो आपके पास एक मात्रात्मक गुण नहीं है। क्लियर। इस काम को करने के लिए मैंने एक सिंपल सी चीज की, क्या कि मैंने एक कंटेनर लिया, मैंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर मैंने कोई भी एक मटेरियल भर दिया, कोई भी एक पदार्थ भर दिया। मान लो उस पदार्थ का जो आयतन है वो V है और उस पदार्थ का जो ताप है वो क्या है, T है। क्लियर। मैंने अब इस बर्तन में से आधा पदार्थ जो है वो एक बर्तन में भर दिया और आधा पदार्थ जो है वो दूसरे बर्तन में भर दिया। क्लियर। मैंने आधा क्या किया, इसमें से पदार्थ इसमें भर दिया, आधा पदार्थ इसमें डाल दिया। क्लियर। अब आपके पास क्या, अगर इस पूरे पदार्थ का आयतन V था तो अब आधे पदार्थ का आयतन कितना होगा, V/2 होगा। आधे पदार्थ का आयतन कितना होगा, V/2 होगा। अगर इस पूरे पदार्थ का ताप T था तो इस आधे पदार्थ का ताप कितना होगा, T ही होगा, T ही होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सिंपल सी चीज़ें देखो, मान लो आपके पास 100 ml 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी था, उसमें से आपने 50 ml पानी इसमें डाल दिया, 50 ml पानी इसमें डाल दिया। या आप ये लगा लीजिए कि आपके पास एक बर्तन भर के पानी था जो कि 50 डिग्री सेल्सियस में था, उस बर्तन में से आपने एक गिलास पानी भर दिया, दूसरा गिलास पानी भर दिया। अब जैसे ही आपने वो पानी भरा तो उसके वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो तो क्या हो गए, घट गए। क्लियर। बट आपके पास क्या उसके ताप में कमी आएगी क्या, वो 50 से 25 रह जाएगा जैसे ही आप उसे बर्तन में डालोगे? नहीं ना, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, उतरेगा उतना ही। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास देखो पदार्थ की मात्रा आधा करने पर आयतन जो है वो क्या रह गया, आधा रह गया। तो इसका मतलब ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। जबकि पदार्थ की मात्रा आधी करने पर टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ताप आपके पास क्या है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। क्लियर। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि आयतन जो है वो आपके पास क्या है, एक मात्रात्मक गुण, जबकि आपके पास ताप क्या है, एक मात्रा स्वतंत्र गुण। क्लियर। क्लियर। अब इसी तरह से अब आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या हम लोग कभी भी एक मात्रात्मक गुण को मात्रा स्वतंत्र गुण बना सकते हैं? यस, ये चीज़ है आपके पास कि क्या आप कभी भी किसी भी एक मात्रात्मक गुण को मात्रा स्वतंत्र गुण में परिवर्तित कर सकते हो या नहीं? तो हम लोग सिंपल सी बोलेंगे कि उसे मात्रात्मक गुण को मात्रा स्वतंत्र गुण में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु कब? जब आप उस पदार्थ की मात्रा कितनी लोगे, इकाई मात्रा लोगे। क्लियर। तो वह गुण जो है वो मात्रात्मक ना रहकर क्या बन जाएगा, मात्रा स्वतंत्र गुण बन जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब कभी भी किसी भी पदार्थ की मात्रा इकाई मात्रा ली जाती है तो
तो उस पदार्थ का जो मात्रात्मक गुण है वो क्या बन जाता है आपके पास, मात्रा स्वतंत्र गुण बन जाता है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है कि मात्रात्मक गुण वो कब था, जब वो उस पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा था। बट आपने पदार्थ की मात्रा को तो फिक्स कर दिया कि उसकी मात्रा आपको क्या लेनी है, इकाई मात्रा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास वो चीज़ जब क्या रह गई, और उसमें पदार्थ की मात्रा तो आप परिवर्तित कर ही नहीं सकते। जब पदार्थ की मात्रा ही आप अब चेंज नहीं करोगे तो उसके गुणों में भी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके पास क्या बन गया, एक मात्रा स्वतंत्र गुण। क्लियर? क्योंकि मात्रात्मक गुण वो सिर्फ और सिर्फ तभी तक था जब तक आप लोग उस पदार्थ की मात्रा को परिवर्तित कर रहे थे, क्योंकि पदार्थ की मात्रा को परिवर्तित करने पर उसके गुण में भी क्या आ रहा था, परिवर्तन आ रहा था। बट आपने यहाँ पर अब ये चीज़ फिक्स कर दी कि आपको मात्रा जो लेनी है वो इकाई मात्रा ही लेनी है। अब मात्रा ही जब आपने फिक्स कर दी तो इसका मतलब जब मात्रा ही परिवर्तित नहीं होगी तो गुण में भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा, और गुण में अगर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो गुण कैसा है, एक मात्रा स्वतंत्र गुण है। क्लियर? तो हम लोग सिंपल से क्या बात बोलते हैं कि आपके पास जब कभी भी किसी भी पदार्थ की मात्रा इकाई मात्रा ली जाती है तो उस पदार्थ के मात्रात्मक गुण जो है वो मात्रा स्वतंत्र गुण बन जाते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की, अब द्रव्यमान मुझे पता है क्या है, एक मात्रात्मक गुण है कि अणुओं की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना द्रव्यमान अधिक होगा, जितनी पदार्थ की मात्रा कम होगी उतना उस पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो कम होगा। बट अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास जो द्रव्यमान मैंने लिया है पदार्थ का वो इकाई आयतन में लिया है, तो आपके पास वो अब एक मात्रात्मक गुण ना रह करके क्या बन गया, एक मात्रा स्वतंत्र गुण। मतलब कि आपके पास पहले ये था कि पदार्थ की मात्रा जितनी ज़्यादा उतना पदार्थ का द्रव्यमान, जितनी पदार्थ की मात्रा कम उतना कम पदार्थ का द्रव्यमान। बट मान लो मैंने बोल दिया कि लेना ही हमें इकाई आयतन में है, मतलब आपने ऐसे बर्तन में पदार्थ लेना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो। क्लियर? तो आपके पास आयतन क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया ऐसे का। अगर इसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसमें पदार्थ की मात्रा जो फिक्स हो गई कि अब पदार्थ की जितनी मात्रा आनी थी उतनी ही आएगी, और पदार्थ की मात्रा अगर फिक्स हो गई तो इसका मतलब वो मात्रात्मक गुण ना रह करके क्या बन गया, मात्रा स्वतंत्र गुण। क्लियर? ओके चीज। तो हमने सिंपली क्या बोला कि अगर द्रव्यमान के बारे में बात की जाए जो कि आपके पास क्या है, एक मात्रात्मक गुण, जो कि आपके पास क्या है, एक मात्रात्मक गुण। अगर इसे मैं डिवाइड कर दूं किससे, आयतन से, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब ही क्या होता है, एक इकाई मात्रा के अंदर उसकी वैल्यू। क्लियर? डिवाइड करने का मतलब हमेशा क्या होता है, इकाई मात्रा के अंदर उसकी वैल्यू। और आयतन भी आपके पास क्या है, एक मात्रात्मक गुण। अब देखो द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन, ये हमेशा आपके पास क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, एक घनत्व। द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन आपके पास ये हमेशा क्या होता है, घनत्व। और घनत्व आपके पास एक्चुअली में क्या है, घनत्व एक्चुअली में आपके पास क्या है, एक मात्रा स्वतंत्र गुण। तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप दो मात्रात्मक गुणों को एक दूसरे से डिवाइड करते हो तो आपके पास जनरली क्या बन जाते हैं, मात्रा स्वतंत्र गुण। क्लियर? तो जब कभी भी आप दो मात्रात्मक गुणों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एक मात्रा स्वतंत्र गुण। क्लियर? सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर बल लगा रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक बड़ा सारा बॉक्स रखा हुआ है, अब मैं उसके ऊपर बल लगा रहा हूँ। अगर उस बॉक्स में पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो मुझे बल भी अधिक लगाना पड़ेगा, अगर उस पदार्थ की मात्रा कम होगी तो मुझे उस पर बल भी कम लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब बल आपके पास क्या बन गया, एक मात्रात्मक गुण। क्लियर? तो बल आपके पास क्या है, एक मात्रात्मक गुण।
इसी तरह से अगर मैं उसके क्षेत्रफल की बात करूं कि आपके पास अगर किसी भी पदार्थ का क्षेत्रफल देखा जाए तो अगर पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो उसका क्षेत्रफल भी अधिक होगा, अगर पदार्थ की मात्रा कम होगी तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, कम होगा। तो आपके पास क्षेत्रफल भी क्या है, एक तरह का मात्रात्मक गुण। तो आपके पास बल भी एक मात्रात्मक गुण है और क्षेत्रफल भी एक मात्रात्मक गुण है। क्लियर। अब बल और क्षेत्रफल अगर दोनों ही मात्रात्मक गुण है तो देखो बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल, ये आपके पास हमेशा क्या होता है, दाब, जो कि आपके पास क्या है, एक मात्रा स्वतंत्र गुण है। अब देखो ये चीज मात्रा स्वतंत्र गुण कैसे बना, क्षेत्रफल बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल। ये आपके पास देखो अगर मैंने ये बोल दिया कि आपने जिस पदार्थ के ऊपर बल लगाना है उसका क्षेत्रफल इकाई है तो उसमें पदार्थ की मात्रा फिक्स हो गई। अगर उसमें पदार्थ की मात्रा फिक्स हो गई तो उसमें बल की मात्रा भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। और बल की मात्रा फिक्स हुई तो अब इसका मतलब वो बल जो है वो मात्रा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर। और अगर वो बल इकाई क्षेत्रफल में कार्य कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या बन गया, एक मात्रा स्वतंत्र गुण। तो आपके पास सिंपल सी चीज क्या है कि घनत्व भी आपके पास क्या हुआ, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या बन गया, एक मात्रा स्वतंत्र गुण। इसी तरह से दाब आपके पास क्या है, एक बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, ये भी आपके पास क्या बन गया, एक मात्रा स्वतंत्र गुण। कि जब कभी भी आप लोग किसी भी मात्रात्मक गुण को इकाई आयतन या इकाई क्षेत्रफल या इकाई पदार्थ की मात्रा के लिए कार्य करते हैं तो वो हमेशा मात्रात्मक गुणों से किस में परिवर्तित हो जाते हैं, मात्रा स्वतंत्र गुणों के अंदर। क्लियर। ओके चीज। और ये दोनों डेफिनेशंस विद देयर एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। ओके चीज। होप सो ये चीज़ सबको क्लियर होगी। तो फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या ऊष्मागतिकी के प्रक्रम। कि ऊष्मागतिकी में किस किस प्रकार के प्रक्रमों के बारे में बात की जाती है। क्लियर। चलिए
तो देखो, सबसे पहले हम लोग ऊष्मागतिकी के प्रक्रम या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को डिफाइन करते हैं कि ये एक्चुअली में आपके पास क्या होते हैं। तो हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। कि आपके पास कोई भी एक थर्मोडायनेमिक्स का या ऊष्मागतिकी का प्रोसेस किया गया, एक हमने प्रक्रिया शुरू की, अब उस प्रक्रिया के दौरान उसमें कोई ना कोई परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। तो हमने क्या बोला कि उस परिवर्तन की वजह से आपके पास ऊष्मागतिकी का वह तंत्र जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो उस प्रक्रिया को हम लोग नॉर्मली क्या बोल देते हैं, आपके पास ऊष्मागतिकी का प्रक्रम या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है को ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहा जाता है। ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहा जाता है। तो हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि वो प्रक्रम या वो प्रक्रिया जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होगा, उसे हम लोग नॉर्मली क्या बोल देंगे, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। तो ये आपके पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें द वेरी फर्स्ट टाइप आपके पास है, दैट इज समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम या जिसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो, यहाँ पे अगर सिंपल सा डिफाइन करें तो आपके पास जो ये समतापी है, ये दो वर्ड से मिलके बने। दो वर्ड से मिलके बना मतलब कौन कौन से, एक तो इसमें वर्ड सम। सम का मतलब आपके पास क्या होता है, समान। और दूसरा आपके पास जो वर्ड है वो क्या है, तापी, जो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताप को। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ऐसा प्रक्रम जिसमें हमारे पास तंत्र के प्रत्येक पद पर ताप जो है वो सदैव स्थिर रहे, उस प्रक्रम को क्या बोला जाएगा, आपके पास एक स्थिर तापी प्रक्रम। क्लियर, ओके चीज। तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, वह प्रक्रम समतापी कहलाता है। वह प्रक्रम समतापी कहलाता है जिसमें प्रक्रम के प्रत्येक पद पर तंत्र का ताप, प्रत्येक पद पर तंत्र का ताप सदैव स्थिर रहता हो। अब इस काम को करने के लिए आपके पास कौन इस तंत्र की हेल्प करता है, इस सिस्टम की हेल्प करता है सराउंडिंग या पारिपार्श्विक। कैसे हेल्प करता है वो इसकी, वो क्या करता है, जैसे तंत्र का तापमान बढ़ने लगता है तो तंत्र अपना ताप किसे भेज देता है, पारिपार्श्विक या सराउंडिंग को, जिस वजह से उसका ताप वापस क्या हो जाता है, स्थिर। और इसी तरह से अगर आपके पास तंत्र का ताप कम होने लगता है तो वो क्या करता है, सराउंडिंग से थोड़ा बहुत टेम्परेचर अपनी तरफ खींच लेता है, ताकि इसका अगेन
जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्लियर। तो आपके पास ऐसा प्रक्रम समतापी कहलाता है जिसमें प्रक्रम के प्रत्येक पद पर तंत्र का ताप जो है वो क्या रहता हो, स्थिर रहता हो। और इस केस के अंदर आपके पास सिंपली क्या लिखा जाता है, डी टी इज इक्वल टू 0। डी टी का मतलब क्या है, ताप में परिवर्तन। और अगर ताप में परिवर्तन शून्य है तो आपके पास एक क्वांटिटी आ जाएगी डीई, जिसे क्या बोला जाता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। वो भी आपके पास क्या हो जाती है, शून्य। अभी आंतरिक ऊर्जा को हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट इस चीज़ का मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपके पास जहाँ कहीं पर भी ये लिखा आ जाए कि आपको समतापी प्रक्रम के लिए कार्य करना है तो उसमें dt भी 0 होगा और de भी 0 होगा। dt का मतलब क्या है, ताप में परिवर्तन 0, de का मतलब क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड के ऊपर। जो सेकंड टाइप है उसे क्या बोला जाता है आपके पास, रुद्धोष्म प्रक्रम। अब रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है कि उस रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर ये बोला जाता है कि जो तंत्र है वो परिपशर्विक के साथ किसी भी तरह का ऊष्मा का परिवर्तन नहीं करेगा। मतलब आपके पास उसमें ऊष्मा का परिवर्तन जो है वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। क्लियर। तो हम लोग इसे लिखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसे अगर शॉर्ट में लिखे तो आपके पास क्या है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा परिवर्तन शून्य रहता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो हमारे पास सिंपल सी क्या चीज़ है कि एक ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है, और ऊष्मा का परिवर्तन अगर उसमें नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसे क्या नाम देंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रम में तंत्र व परिपशर्विक के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो हम लोगों ने सिंपली क्या बोल दिया कि आपके पास अगर ऊष्मा परिवर्तन शून्य है तंत्र का, तो इसका मतलब आपके पास तंत्र और परिपशर्विक जो है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग जो है, वो आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान मतलब लेन देन जो है वो नहीं करेंगे। और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊष्मा को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल q से। और ऊष्मा परिवर्तन को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, dq से। और ऊष्मा परिवर्तन क्या है आपके पास, शून्य। तो इसका मतलब इस प्रक्रम के लिए आपके पास dq की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्लियर। अब आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट थर्ड टाइप, दैट इज द आइसोबारिक या समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम, या जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। अब अगेन देखो, ये भी 2 वर्ड से मिलके बने। एक तो सम, इसमें सम का मतलब क्या होता है, समान। और दूसरा दाबी, जिसका मतलब आपके पास क्या होता है, दाब। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र का जो दाब है वो सदैव क्या रहे, एक समान रहे या स्थिर रहे, उसे हम लोग क्या नाम देंगे, समदाबी प्रक्रम। क्लियर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह प्रक्रम
वह प्रक्रम जिसमें प्रत्येक पद पर अवस्था परिवर्तन के साथ, जिसमें प्रत्येक पद पर अवस्था परिवर्तन के साथ तंत्र का दाब एक समान रहता है, को समदाबी प्रक्रम कहते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या बोला कि आपके पास वो प्रक्रम जिसमें प्रत्येक पद पर अवस्था परिवर्तन के साथ, क्योंकि अवस्था का परिवर्तन तो हो गई, प्रक्रम है तो इसका मतलब अवस्था का परिवर्तन आएगा ही आएगा। क्लियर? तो अवस्था परिवर्तन के साथ साथ तंत्र का दाब जब वो परिवर्तित ना हो, एक समान रहता है, उसे क्या बोला जाता है आपके पास? समदाबी प्रक्रम। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? दाब को रिप्रेजेंट करते हैं P से, क्योंकि प्रेशर है, और परिवर्तन जो है दाब में वो किससे रिप्रेजेंट होगा? dP से। तो दाब परिवर्तन क्या रहेगा इसके अंदर? शून्य रहेगा। तो dP इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 0। क्लियर? तो आपके पास आइसोबारिक या समदाबी प्रक्रम क्या है? एक ऐसा प्रक्रम जिसमें आपके पास प्रत्येक पद पर अवस्था परिवर्तन के साथ दाब में परिवर्तन ना होता हो, उसे हमारे पास क्या बोला जाता है? समदाबी प्रक्रम। क्लियर? अब आते हैं इसके बाद आपके पास फोर्थ पॉइंट के ऊपर, दैट इज समआयतनी प्रक्रम। फोर्थ टाइप इज समआयतनी प्रक्रम। Fourth type is समआयतनी प्रक्रम, या जिसे नाम क्या देते हैं हम लोग? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, समआयतनी प्रक्रम या आइसोकोरिक प्रोसेस। अब अगेन इसमें भी देखो वही दो वर्ड्स आ गए। सबसे पहले सम, जिसका मतलब क्या है? समान। सेकंड वर्ड क्या आ गया? आयतनी, जिसका मतलब क्या है? आयतन। तो इसका मतलब क्या है? इस प्रक्रम या इस प्रोसेस के अंदर आपके पास आयतन में परिवर्तन जो है वो नहीं होगा। क्लियर? तो इसमें आयतन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे? वह प्रक्रम जिसमें प्रत्येक पद पर अवस्था परिवर्तन के साथ आयतन में परिवर्तन नहीं आता हो, आयतन में परिवर्तन नहीं आता है, को समआयतनी प्रक्रम कहते हैं। को समआयतनी प्रक्रम कहते हैं। क्लियर? कि आपके पास सिंपल सी चीज़ क्या है कि वो प्रक्रम जिसमें आपके पास अवस्था के परिवर्तन करने पर तंत्र के अवस्था परिवर्तन के साथ तंत्र के, लिखो यहाँ पर, तंत्र के आयतन में परिवर्तन नहीं आता है,
को आप लोग क्या बोलते हो, सम आयतनी प्रक्रम। और आयतन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, v से, वॉल्यूम से। और आयतन परिवर्तन को dv से। और आयतन परिवर्तन क्या है आपके पास, शून्य। तो इस प्रोसेस के अंदर आपके पास क्या होगा, dv इक्वल टू 0। क्लियर, क्लियर। इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आपके पास है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं आपके पास, साइक्लिक प्रोसेस। अब चक्रीय का मतलब क्या होता है, एक चक्र की तरह चलेगा। तो चक्र की तरह चलने का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा प्रक्रम जिसमें काफ़ी सारे अवस्था परिवर्तन आएंगे, बट उन सब अवस्था परिवर्तन के बावजूद भी आपके पास वो तंत्र जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर ले, उस प्रकार के प्रक्रम को क्या बोला जाता है, चक्रीय प्रक्रम। क्लियर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यदि कोई तंत्र विभिन्न अवस्था परिवर्तन के साथ, यदि कोई तंत्र विभिन्न अवस्था परिवर्तन के साथ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। तो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि आपके पास जब कभी भी आपने कोई भी एक तंत्र लिया, उस तंत्र में बहुत सारे अवस्था परिवर्तन आए, बट उन अवस्था परिवर्तनों के बावजूद भी वो तंत्र अगर अपनी प्रारंभिक अवस्था, मतलब जहाँ से वो शुरू हुआ था, उसी अवस्था को वापस से प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे प्रक्रम को जनरली क्या बोला जाता है, चक्रीय प्रक्रम। अब इस प्रक्रम के अंदर अगर देखा जाए तो चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, 0 होगा, आयतन परिवर्तन भी 0 होगा, दाब परिवर्तन भी 0 होगा, ताप परिवर्तन भी 0 होगा, और हर तरह की चीज़ जो है वो 0 होगी, क्योंकि जहाँ से उसने शुरू किया एंड में वहीं आ गया, तो मतलब उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आया ही नहीं। तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया तो परिवर्तन जो है वो क्या है, आपके पास 0 है। क्लियर, ओके पॉइंट, क्लियर है चीज़। तो ये 5 पॉइंट्स आपके पास जो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या ऊष्मागतिकी के प्रक्रम को। अब इसमें आपके पास नेक्स्ट 2 और टाइप के प्रक्रम हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और उन्हें हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं। पहले इस बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, क्लियर, और इन्हें थोड़ा सा क्लियरली समझना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ध्यान देकर या फोकसिंग के साथ इन 2 प्रोसेसेस को समझा जाए, ये 2 प्रक्रम को समझा जाए कि एक्चुअली में ये 2 प्रक्रम है क्या। क्लियर, देखिए अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है
सिक्स टाइप का प्रक्रम, इसे हमने क्या नाम दिया है आपके पास, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल एंड irreversible processes। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब देखिए उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या चीज है। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सी चीज देखूँ तो आपके पास क्या है, उत्क्रमणीय को क्या नाम दिया हमने यहाँ पर, रिवर्सिबल, क्लियर। और अनुत्क्रमणीय को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, इरिवर्सिबल। अगर आप लोग देखो तो उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्रक्रम जिन्हें रिवर्स किया जा सके उन्हें तो आप क्या नाम दे दोगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम, क्लियर। और इसके अंदर आपके पास क्या बनेगा, ऐसे प्रक्रम जिन्हें रिवर्स ना किया जा सके उन्हें आप नॉर्मली क्या नाम दोगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया, एक पात्र लिया, एक बर्तन लिया, इस बर्तन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक घर्षणहीन पिस्टन। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक घर्षणहीन पिस्टन। क्लियर। अब इस बर्तन के अंदर हमने क्या भर दी, एक गैस, जिसका आपके पास कोई ना कोई प्रेशर है, जिसे मैंने क्या नाम दे दिया, प्रेशर ऑफ गैस या पी इंटरनल, आंतरिक दाब, क्लियर। ओके चीज, ये आंतरिक दाब कहाँ से कहाँ लगेगा, इस तरफ, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इस गैस के ऊपर एक प्रेशर लगाया मैंने, जो भी प्रेशर बाहर से लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर या बाहरी दाब, क्लियर। अब इस काम को करने के लिए मैंने क्या किया, इस सिस्टम के ऊपर मैंने क्या किया, काफी सारी मेरे पास रेत इकट्ठी हुई पड़ी थी, क्लियर। मैंने क्या किया, रेत का पहले एक दाना इसके ऊपर रखा तो ये थोड़ा सा खिसक के नीचे आ गया, फिर रेत का दूसरा दाना रखा, इसने बिल्कुल हल्का सा नीचे आया और एक साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया। फिर मैंने तीसरा दाना रखा, फिर ये दोबारा से थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि थोड़ा सा द्रव्यमान रखने पर इसमें थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है, थोड़ा सा प्रेशर लगने की वजह से क्या आ गया, नीचे आ गया। और जैसे ही थोड़ा सा वो नीचे आया, इसने वापस से साम्य अवस्था को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। फिर आपने चौथा रखा तो फिर वो थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर साम्य अवस्था में आ जाएगा। ऐसे आप करके एक एक पार्टिकल आप रखते गए और आपने सारी की सारी रेत को इस तरह से इसके ऊपर रख दिया, क्लियर। तो आपके पास ये क्या हुआ, हर एक पार्टिकल, हर एक कण को जैसे जैसे आप रखते गए वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा नीचे आता गया, और थोड़ा थोड़ा नीचे आते जाने की वजह से ये हर पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा था, साम्य अवस्था को प्राप्त कर रहा था, क्लियर। और एट द एंड ये नीचे आता आता आपके पास कहाँ पहुंच गया, लेट्स सपोज ये यहाँ पर पहुंच गया, क्लियर। ओके चीज।
अब आपको इसी प्रोसेस को रिवर्स करना है कि जैसे रास्ते से ये आया था उसी रास्ते से ये वापस जाए। क्लियर? तो आप सिंपली क्या करोगे, जैसे जैसे आप एक एक पार्टिकल रखते गए थे, अब आप एक एक कण को हटाते जाओ, एक एक कण को हटाते जाओ। आपने जैसे एक एक कण को हटाया, एक हटाया बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर गया, साम्यावस्था को प्राप्त कर लिया। दूसरा हटाया और थोड़ा सा ऊपर गया, साम्यावस्था को प्राप्त कर लिया। फिर एक हटाया, थोड़ा सा और ऊपर गया, साम्यावस्था को प्राप्त कर लिया। ऐसे करते करते आपने सारे के सारे जो रेत के कण हैं वो इसके ऊपर से हटा दिए, और जैसे ही आपने सारे कण हटाए ये वापस से क्या आ गया, अपनी जगह पर आ गया। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे प्रोसेस या ऐसे प्रक्रम जिन्हें रिवर्स किया जा सके, मतलब जिस रास्ते से आप आए हो वही सेम चीज़ें आप अचीव करके वापस चले जाओ, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? या उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब इसके अंदर देखो, आपके पास एक सिंपल सी चीज़ होती है कि ये जो आप बाहर से इसके ऊपर बल लगा रहे हो, ये आपके पास क्या है, एक तरह का इसका प्रेरक बल। प्रेरक बल का काम क्या है, जो इसको अंदर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये अंदर गैस का बल है, ये इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक तरह का प्रतिरोधी बल। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे ही मैंने एक कण को यहाँ पर रखा, प्रेरक बल की मात्रा बहुत कम मात्रा से बढ़ गई। अब बहुत कम मात्रा से बढ़ी तो इसने थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया। क्लियर? आपने एक और कण रखा तो प्रेरक बल की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ गई, तो उसने और कण को क्या किया, उसने और पिस्टन को क्या किया, नीचे कर दिया। आप एक एक कण रखते जा रहे हो तो प्रेरक बल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ी, मतलब बहुत कम मात्रा में बढ़ रही है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे प्रक्रम जिसमें प्रेरक बल की मात्रा व प्रतिरोधी बल की मात्रा में बहुत कम भिन्न हो, उससे अर्थात वह प्रक्रम बहुत कम गति से हो, उसे क्या बोला जाएगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसे प्रक्रम, ऐसे प्रक्रम जिनमें प्रेरक बल की मात्रा व प्रतिरोधी बल की मात्रा के मध्य अंतर, प्रतिरोधी बल की मात्रा के मध्य अंतर बहुत कम हो, अर्थात प्रक्रम बहुत धीमी गति से, अर्थात प्रक्रम बहुत धीमी गति से कार्य करता हो, उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अगर आप लोग यहाँ पर संपीड़न करवा रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पर संपीड़न करवा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, संपीड़न के लिए, संपीड़न का मतलब आप इसका वॉल्यूम कम कर रहे हो। वॉल्यूम कम करने का मतलब आपके पास क्या होगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, अंदर का प्रेशर कम होगा, बट इनमें जो अंतर होगा वो बहुत ही कम होगा। मतलब P एक्सटर्नल ज़्यादा होगा, P इंटरनल कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, P एक्सटर्नल की वैल्यू जो है वो P इंटरनल में कुछ जोड़ दें तो उसके बराबर हो जाएगी, परंतु वो जो जोड़ है वो बहुत कम होना चाहिए। क्लियर? इसी तरह से अगर आप प्रसार के लिए बात कर रहे हो, प्रसार का मतलब आप गैस को फैलने के लिए कह रहे हो। गैस कब फैलेगी, जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब आपके पास P एक्सटर्नल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा P इंटरनल से। तो अगर ये कम भी होगा तो ये बहुत कम मात्रा में कम होगा, तो P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा,
पी इंटरनल में से बहुत कम मात्रा में से कुछ चीज क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपके पास उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए क्या बन गया, तो आपके पास उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए अगर दोनों कंडीशंस को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। क्लियर? तो आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। क्लियर? पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी, कि अगर आपके पास संपीड़न है तो प्लस का साइन आ जाएगा, प्रसार है तो माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे क्रम को क्या बोला जाता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। परंतु अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर क्या बोला जाता है, आपके पास अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर क्या बोला जाता है कि आपने क्या किया, अचानक से इसके ऊपर सारी की सारी मिट्टी रख दी, तो अचानक से वो यहाँ पर पहुँच गया, अचानक से आपने सारी की सारी मिट्टी हटा दी, अचानक से वो ऊपर आ गया। तो इसका मतलब इसमें चीज़ें क्या होती है, वो स्लो गति से नहीं होती, धीमी गति से नहीं होती, वो अचानक होती हैं। क्लियर? और अचानक होंगी तो इसका मतलब इनके प्रेशर में भी क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में भिन्नता होगी। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे प्रक्रम जिनमें प्रेरक बल की मात्रा व प्रतिरोधी बल की मात्रा के मध्य अंतर अधिक हो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। अधिक हो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, संपीड़न के अंदर क्या होगा, बाहर वाला अधिक होगा और अंदर वाला कम होगा, परंतु अंतर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, P एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा है P इंटरनल से। क्लियर? और इसी तरह अगर प्रसार के लिए होगा तो अंदरूनी कम होगा, अंदरूनी ज़्यादा होगा और बाहरी कम होगा। तो P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा P इंटरनल से। क्लियर ये चीज़? तो ये कंडीशन किसके लिए आ गई, अनुत्क्रमणीय के लिए, और ये कंडीशन किसके लिए आ गई, उत्क्रमणीय के लिए। क्लियर? तो उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कंडीशन ये बन जाएगी कि P एक्सटर्नल और P इंटरनल के मध्य जो डिफरेंस है वो क्या होगा, बहुत कम होगा, जबकि अनुत्क्रमणीय के लिए क्या होगा कि इसके अंदर बहुत अधिक डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या है, प्रत्येक पद पर आपके पास क्या रहेगी, साम्यावस्था रहेगी, और इसके अंदर जो आपके पास अलग अलग पद हैं या चर हैं, उनकी मात्रा भी क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। लाइक दाब ताप में जो अंतर आएगा प्रत्येक पद के ऊपर वो बहुत कम आएगा, जबकि उसमें दाब ताप के अंदर जो परिवर्तन आएगा वो बहुत ही अधिक परिवर्तन होगा। क्लियर? ओके चीज क्लियर है, पॉइंट सभी को? अब आते हैं हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस के ऊपर कि आप लोग उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के मध्य अंतर दीजिए। क्लियर? तो इसे हम लोग इरेज करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं इसके अंतर के ऊपर।
चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के मध्य अंतर दीजिए। तो देखो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे जो चीज़ पहले उसे पहले लिखेंगे, जो चीज़ बाद में उसे बाद में लिखेंगे। उत्क्रमणीय प्रक्रम लेफ्ट में और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम राइट में। अब इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट आपके पास सिंपल सी चीज़ क्या है कि यह प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये धीमी गति से होते हैं, जबकि आपके पास अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो तीव्र गति से संपन्न होते हैं। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरे पॉइंट में क्या बोला कि प्रत्येक क्षण पर यह अपने सराउंडिंग के साथ साम्यावस्था पर रहता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्येक क्षण पर यह अपने सराउंडिंग्स या पारिपार्श्विक के साथ साम्यावस्था में होता है। साम्यावस्था में होता है। क्लियर। जबकि आपके पास इसमें क्या है, यह साम्यावस्था प्रदर्शित नहीं करते। यह साम्यावस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये जो आपके पास साम्यावस्था को शो नहीं करेंगे। अब इसके बाद आ जाओ थर्ड पॉइंट के ऊपर। अब इस थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है कि इनकी दिशा विपरीत की जा सकती है। इनकी दिशा किसी भी क्षण विपरीत की जा सकती है। जबकि अनुत्क्रमणीय में आपके पास क्या है, जब तक प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक इसे वापस नहीं किया जा सकता। हम लोग क्या बोलेंगे, इनकी दिशा किसी भी क्षण, इनकी दिशा किसी भी क्षण विपरीत नहीं की जा सकती है। नहीं की जा सकती है। क्लियर। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट पे। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यह बहुत छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होती है। यह बहुत धीरे धीरे हो रही है, बहुत स्लोली हो रहा है तो छोटे छोटे पद लेगा। यह बहुत छोटे छोटे पदों में संपन्न होती है। यह बहुत छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होती है। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, यह प्रक्रम बड़े पदों में
बड़े पदों में संपन्न होती है। यह बड़े पदों में संपन्न होती है। क्लियर। और इसमें आप लोगों के पास क्या है लास्ट, कि इसमें कोई भी स्थायी परिवर्तन हुए बिना ये अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इनमें कोई भी स्थायी परिवर्तन हुए बिना, कोई भी स्थायी परिवर्तन हुए बिना यह अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये रिवर्सिबल है, ये उसी अकॉर्डिंग जाएंगे तो प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो सकती है, प्राप्त कर सकते हैं। जबकि इसमें परिवर्तन आए बिना ये स्थायी, इसमें स्थायी परिवर्तन हुए बिना इसमें स्थायी परिवर्तन हुए बिना अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। स्थायी परिवर्तन हुए बिना अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुत्क्रमणीय में क्या है, परिवर्तन होगा। ये अपनी प्रारंभिक अवस्था को तो प्राप्त कर सकते हैं बट परिवर्तन के साथ, जबकि इसमें प्रारंभिक अवस्था प्राप्त होगी बिना कोई भी परिवर्तन हुए। क्लियर। तो इसमें स्थायी परिवर्तन हुए बिना प्रारंभिक अवस्था प्राप्त होगी, इसमें स्थायी परिवर्तन हुए बिना प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं होगी। क्लियर। जबकि उसमें प्रारंभिक अवस्था प्राप्त तो हो जाएगी बट परिवर्तन के साथ प्राप्त होगी। क्लियर। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के मध्य। क्लियर। ओके चीज, आई होप सो एवरीवन इज ओके अबाउट दिस। तो चलिए इस टॉपिक को फिर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं आपके पास। फिर हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद अ न्यू टॉपिक ऑफ इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा। तो आप लोग इसे स्टडी कीजिए तब तक। फिर हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन।